ने कुछ कहा ही नहीं, पता नहीं चलता है यहाँ पे। इफ़ आई एम लाइक ओपनिंग समथिंग, कोई खुल रहा है, अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो आप तुरंत बताइएगा उस चीज़ को। ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो मैं आपसे कह रहा था, आपको 2 कॉपीज़ बनानी है। यू हैव टू मेक 2 कॉपीज़। एक फ्रेश करंट अफेयर्स की कॉपी बनाइएगा, ठीक है। मेक अ फ्रेश करंट अफेयर्स की कॉपी, जिसको आपको डेली, हमारा करंट अफेयर्स रखता ही रखता है, डेली करंट अफेयर्स लगेगा। तो डेली करंट अफेयर्स को आप पढ़ेंगे, यू विल स्टडी, प्लस साथ में जितना भी पीडीएफ हमारा क्लास नोट्स का जो भी है, क्लास पीडीएफ जो भी है हमारा, उससे रिलेटेड आप तुरंत कॉपी में लिख लेंगे, नोट्स बनाएंगे। ये आपके डेली बेसिस पे जो है अपडेट होगा। फर्स्ट कॉपी जो आपकी करंट अफेयर्स की है, ठीक है। सेकंड कॉपी जो है, जो आपकी सेकंड कॉपी होगी, ये आपकी लीगल प्लस एडिटोरियल्स इसकी होगी, जहाँ पे आपको कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड चीज़ें लिखनी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको कोई वोकेबलरी वाले वर्ड्स हैं, कोई ईडियम्स हैं, ठीक है, या कोई एक इम्पॉर्टेंट लीगल का कॉन्सेप्ट है जो हमने डिस्कस किया, वो आपका इसी में रहेगा। यानी एक तरीके से फैक्ट बेस्ड कॉपी ये रहेगी और कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड कॉपी आपकी ये रहेगी। बस आपको 2 ही कॉपी बनानी है, उससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। क्योंकि हम लोग की जो पूरी एक्सरसाइज होने वाली है क्लास की, वो डिज़ाइंड ही इस तरीके से होने वाली है। क्योंकि जब आप बल्क ऑफ द पेपर देखिए, बल्क ऑफ द पेपर है, जस्ट मिनट, कौन ज्वाइन कर रहा है। इफ़ यू विल लुक इनटू द बल्क ऑफ द पेपर, तो बल्क ऑफ द पेपर में हम 30 क्वेश्चंस जो हैं उनके लिए कंसिस्टेंट रहना चाहते हैं। करंट अफेयर्स में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कंसिस्टेंसी। करंट अफेयर्स को आप, अभी तक आपकी आदत थी डे वाइज, मंथ वाइज, वीक वाइज करने की। करंट अफेयर्स को अब हम 2 ही तरीके से करेंगे। एक, हम अपना डे वाइज जो है उसको प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। एक डे वाइज प्रिपरेशन होगा और हमारा वीकली रिवीजन होगा। 2 ही तरीके से हमारा करंट अफेयर्स का प्रिपरेशन होगा, डे वाइज होगा, वीकली रिवीजन होगा। और सेकंड सेगमेंट जो होता है बल्क ऑफ द पेपर में, वो सीआर और लीगल। सीआर और लीगल में भी जो भी चीज़ होती है वो कॉन्टेम्प्रेरी होती है, या सारे करंट इश्यूज होते हैं, जो कि हमारे एक्स्ट्रा रीडिंग से, लीगल रीडिंग से आता है। जैसे अगर आप इस बार का पेपर देखें, लीगल में ही आप देखें, तो जो पैसेजेस लिए हैं वो या तो उनमें सोर्स नहीं बताया है, जिनमें सोर्स बताया है उनमें इन 2 पेपर का जिक्र आपको ज़रूर दिखाई देगा, द हिंदू और द वायर के। आज के ही एडिटोरियल में जो हम लोग एडिटोरियल डिस्कस कर रहे हैं, वन नेशन वन वोट वाली जो बात है, वो वाला जो एडिटोरियल है, वो आपको लार्जली लॉ के अराउंड, और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट अगर आप देखेंगे तो वो आपको लार्जली लॉ के अराउंड ही दिखाई देगा। तो सीआर और लीगल वाली इसीलिए मैं आपको एक कॉपी बनवा रहा हूँ, जहाँ पे बल्क ऑफ द क्वेश्चंस अराउंड, अगर आप ध्यान से देखें तो 55 क्वेश्चंस हमारे यहीं से हो जाते हैं। टोटल 85 क्वेश्चंस हमारा जो प्रिपरेशन होता है वो करंट ओरिएंटेड होता है। कोचिंग वाले आपको ये सारी चीज़ें, करंट अफेयर्स बेस्ड होता है कोचिंग। जो हमारे प्रिमिटिव इंस्टीट्यूशंस हैं, जिनको मैं प्रिमिटिव कह रहा हूँ, ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो ये चीज़ों को ऑमिट करते हैं यूजुअली बताने में, बिकॉज एक्सपर्ट का देर इज़ यू कैन से लैग ऑफ एक्सपर्ट्स, डर्थ ऑफ एक्सपर्ट्स, या टीचर्स नहीं है जो कि इंटरेस्टेड होते हैं चीज़ों को उस बेसिस में कराने के लिए, इसलिए नहीं होता है। लेकिन हमारा जो एक बल्क पूरा पेपर है वो इन्हीं दोनों चीज़ों के अराउंड होता है। तो आपको अपनी करंट अफेयर्स में कॉपी भी वैसे ही बना के रखनी है, लॉ अंडरस्टैंडिंग वाली कॉपी भी आपको वैसे ही बना के रखनी है। जस्ट हैव टू मेक 2 कॉपीज, एंड प्लीज़ लेट्स स्टॉप डूइंग दिस, रिपीटिंग द सेम मिस्टेक्स दैट वी हैड बीन डूइंग प्रीवियसली।
Over emphasizing on current affairs is also a very, you can say, daunting task. Over emphasizing on current affairs is also not suggested, is also very misaligned, miscalculated preparation. But ignoring current affairs completely is also a very bad thing, because वॉल्यूम उसका बढ़ता चला जाएगा और प्रेशर बढ़ता चला जाएगा. सो सिंपली हमारी क्लास में इस पर्टिकुलर सेशन में क्लैट मिनी के अंदर आपको क्या होने वाला है, जो भी टॉपिक्स हैं वो डेली बेसिस पे आपको मिलेंगे. दो तीन टॉपिक्स हम लोग कॉन्टेम्प्रेरी जो भी इशू इसी वीक का है उसको इसी वीक में ख़त्म करने की कोशिश करेंगे. जैसा कि आज के ही पेपर के आपने एनालिसिस में देखा होगा, फटाफट एनालिसिस नहीं कह सकते हम उसको, मैंने आपको पहले से बता दिया है कि व्हाट आर द टॉपिक्स दैट यू नीड टू रीड. सिर्फ आपको उतना ही पढ़ना है पेपर में. वो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हम लोग कल फिर जब हमारी मीटिंग स्टार्ट होगी शाम को 7 बजे, तो शाम के 7 बजे की मीटिंग में यूजली हम पिछला डिस्कस करेंगे, रिवाइज करेंगे और आपसे पूछेंगे कि क्या क्या टॉपिक्स हैं जो नहीं समझ में आए. फर्स्ट 30 मिनट्स में आपके प्रीवियस क्लास से रिलेटेड डाउट्स या अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करके नेक्स्ट क्लास के सेशन को स्टार्ट करेंगे, बिकॉज सब चीज़ें इंटर रिलेटेड ही होंगी. तो उतना ही करिएगा जितना यहाँ पे बताया जाए. किसी भी चीज़ पे आप ओवर एम्फेसाइज मत करिए. अपनी तरफ से अगर आपको कुछ भी करना है, लेट्स से आप सेल्फ प्रिपरेशन करना चाहते हैं सेल्फ गाइडेंस पे, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा 2 चीज़ें ज़रूर करिए अपनी तरफ से. एक, जो न्यूज़पेपर हम यहाँ पे आपको बोल रहे हैं पढ़ने के लिए, उसके अलावा अगर आप कोई पेपर इंडियन एक्सप्रेस चाहें तो आप पढ़ सकते हैं. अदरवाइज़ आप कोई स्टैंडर्ड मैगज़ीन जो होती है, इंडिया टुडे जैसी मैगज़ीन होगी, बिजनेस इंसाइडर मैगज़ीन हो गई, कोई एक मैगज़ीन या कोई एक नॉवल पिकअप करिए, उसको पढ़िए. और हमारे पास आपके मंथ ऑन मंथ बेसिस के लिए कुछ किताबें भी हैं स्टैटिक वाली जो हमें कवर करनी है, वो भी मैं आपको बताना स्टार्ट करूँगा. सब कुछ अभी नहीं बता रहा, ना ही सब कुछ अभी रिलीज़ करूँगा. कुछ पर्टिकुलर से लक्ष्मीकांत है, इंडियन पॉलिटी है, उसके कुछ सेलेक्टेड चैप्टर्स हैं जो मैंडेटरली क्लैट में बैठने के पहले हमें पढ़ना पड़ेगा. सेकंड, हमारा वर्किंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक एनसीईआरटी है, उसके कुछ मैंडेटरी चैप्टर्स हैं जो हमें एग्ज़ाम में बैठने के पहले उसको पढ़ना पड़ेगा. हिस्ट्री के हमारे कुछ पर्टिकुलर चैप्टर्स हैं जो कि हमें उतरने के पहले, एग्ज़ाम में उतरने के पहले पढ़ना पड़ेगा. तो वो सब के पीडीएफ, वो सब के डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपके साथ में शेयर करूँगा. स्टेप बाय स्टेप है हमारा प्रोसेस पूरा, आपको उसको वैसे ही करना है. जैसे अब इस बार क्लाट 2024 के पेपर में जो मेन क्वेश्चन आ गया था, द मेन क्वेश्चन दैट केम इन द पेपर, आई होप यू आर एबल टू सी द पीडीएफ. इस बार जो सबसे बड़ा डिफरेंट पेपर जो था वो जलियांवाला बाग था. अब लेकिन जलियांवाला बाग देख के लोग कह रहे हैं कि यार जलियांवाला बाग पूछा, जलियांवाला बाग पूछा. जलियांवाला बाग आपने, आप ढंग से अगर देखेंगे तो वो क्लास 10th की एनसीईआरटी का सवाल था. क्लास 10th की एनसीईआरटी में जहाँ पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बताया गया है, वहाँ पे वो चीज़ है. और जलियांवाला बाग का बहुत ही क्लोज रिलेशन था खालिस्तान के मूवमेंट से. खालिस्तान मूवमेंट. लेकिन अगेन ये जो पैसेज होता है, ये क्या होता है, इसको हम कहते हैं एक्सेप्शंस. हर साल मैंने आपको क्या कहा था क्लासेस में, जो भी पहले मुझसे क्लास कर चुके हैं, कि एक आध पैसेज आएगा जिसकी हवा ना आपको थी ना हमको थी. तो जलियांवाला बाग वाला वो पैसेज था जिसकी खबर किसी को भी नहीं थी, पर वो बुकलैट ने पूछ दिया. लेकिन एक्सेप्शंस के लिए हम अपनी स्ट्रैटेजी को, अपने तौर तरीक़ों को चेंज नहीं कर सकते. जब पेपर इतना डुएबल था, उसके बाद भी अगर आप यहाँ पे मेरे साथ अगर जुड़े हुए हैं, तो एक ही चैलेंज आपको समझ में आया होगा कि इट्स ऑल अबाउट, यू कैन से, द स्टेल्थ ऑफ माइंड. इट्स ऑल अबाउट द स्टेल्थ ऑफ माइंड. स्पॉट पे आप खुद को कैसे बैलेंस कर रहे हैं. तो उसके लिए, क्योंकि एक बहुत अवेयरनेस का रोल होता है यहाँ पे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें प्रीलिमिनरी बेसिस पे प्रिपेयर कर लेनी चाहिए और एग्ज़ामिनर हमसे एक्सपेक्ट करता है. तो जो क्लैट कंसोर्शियम आपसे पूछना चाहता है वो आपका एप्टीट्यूड और आपकी अवेयरनेस भी पूछना चाहता है. तो कुछ सेलेक्टेड चैप्टर्स हैं जो हमें करने, वो सब स्टेप बाय स्टेप हम हमको रिलीज़ करेंगे. इसीलिए आप अपनी करंट अफेयर्स की चीज़ को डेली बेसिस पे उतना ही करिएगा जितना हम आपको बोलें. अगर हमने आपको कोई टॉपिक लिस्ट दी और हमने कहा कि आप ये टॉपिक लिस्ट से पढ़ना चालू करिए, तो आप उससे टॉपिक लिस्ट से तभी पढ़िएगा जब आपको वो टॉपिक लिस्ट इशू हो. राइट. अपनी तरफ से आप खुद को कुछ भी करना है तो आपको नॉवेल्स पढ़नी है. आपको जो स्टैटिक बुक्स मैं शेयर करूँगा, जिसका पीडीएफ मैं शेयर करूँगा सेलेक्टेड चैप्टर्स और सेलेक्टेड पेजेस के साथ, आपको वो पढ़ना है. ठीक है. और अपनी तरफ से आप प्लीज़ किसी भी स्टैंडर्ड कोचिंग के मॉक्स ले लेना. किसी भी स्टैंडर्ड कोचिंग के आप मॉक ले लेना.
जिसमें आपको वो 30 से 40 मॉक दे दें किसी भी स्टैंडर्ड कोचिंग के। आप पूछेंगे तो हम आपसे रिकमेंड भी कर देंगे किस पर्टिकुलर कोचिंग के आप ले लीजिए। और लेके अगर आपको उसका पीडीएफ मिल रहा है, आंसर की मिल रहा है, तो बिल्कुल आप ले लीजिए। मेरे साथ आपका एडवांटेज क्या होगा, यू कैन कम टू मी विद देयर डाउट्स। उस पर्टिकुलर मॉक में आपको अगर कोई भी पैसेज है, टॉपिक है, नहीं समझ में आया तो आप मेरे पास आ सकते हैं, लेकिन आप तभी ये चीज़ हो पाएगी जब आपने क्लैट मिनी कि आप स्टूडेंट एनरोल्ड हो। अदरवाइज आई विल नॉट एंटरटेन आउटसाइडर के कोई भी डाउट वाउट मैं एंटरटेन नहीं करूँगा। ऑल्सो मेरा पूरे बैच का प्लान भी बहुत छोटा सा है, 40 स्टूडेंट्स होंगे मैक्सिमम, एट मैक्स। तो अभी मेरे पास जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी हैं, वो सारे प्रीवियसली क्लैड अपीयर्ड हैं, और उन सबके क्लैड के स्कोर्स का आइडिया है मुझे, जिसके बेसिस पे वो यहाँ पे है। जो पूरी बैच का है वो बहुत ज़्यादा 50 60 70 बच्चे करने का है भी नहीं। हाँ, कम स्टूडेंट्स रहेंगे तो ठीक भी है, अच्छा भी है। मिनिमम 20 स्टूडेंट्स है, मैक्सिमम मेरा 40 का टारगेट है। अक्रॉस द ईयर मर्ज नहीं करेंगे, और 12th के साथ वाले बच्चों को आपके साथ नहीं बैठाएंगे। आप लोग को ये टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। अपनी तरफ से आप एक्स्ट्रा रीडिंग करिएगा, नॉवेल्स, स्टैटिक बुक्स पढ़िएगा या मॉक सॉल्व करिएगा। इससे ज़्यादा प्लीज़ करंट अफेयर्स पर रिसर्च करना, न्यूज़पेपर में बहुत ज़्यादा घुसना, ये सब चीज़ों को मत करिएगा। हमें हमारी प्रिपरेशन को प्रिसाइज भी रखना है ना। तो करंट अफेयर्स की कॉपी आपने, अगर आपको ये बात समझ में आ गई हो तो अब करंट अफेयर्स से शुरू करते हैं। आपको ये 18 दिसंबर दिखाई दे रहा है क्या? कैन यू सी दिस पर्टिकुलर थिंग? यस सर। यस। ठीक है। अब काशी तमिल संगमम की बात है यहाँ पे। तो सबसे पहले देखिए, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंट रीज़न फॉर ऑगमेंटिंग काशी तमिल संगमम? These were two important centers of learning only. These were two important cities which has given maximum number of literatures only. These were two important centers which were considered important centers of learning and culture. These were two important centers during the Sufi movement. If you had to choose, what would you choose? Between A, B, and C, A, B, C, D, what would you choose? C. 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 And the reason being that you saw both the words learning as well as culture. And this becomes the correct answer. Right? So Kashi Tamil Sangamam is nothing but an event. It's an event which is planned annually. So the question is, who organizes it? The question comes, who organizes this particular event? So it's not one body, but multiple ministries are part of it. But multiple ministries are part of it. And this event is largely participated by students. This event is largely participated by the students. It was announced in 2022, last year. With respect, Ministry of Education had given the proposal, and the idea was, as per National Education Policy 2020, intercultural exchanges between the students should be augmented and promoted. This was the entire idea. So 2022, this particular event is aimed at celebrating the many aspects of historical and civilizational connection between India's north and south. So this is also about the north-south cohesion that they are trying to create. Right? Now, event is, you can see that it is planned from multiple days, and this is being performed this particular year in Kashi. Now, what are the facts? What are the different facts associated with this particular 2023 wala event? So the very first is the translation part. The translation of historic books. And the historic books are Thirukural and Maimekalai. Maimekalai and Thirukural. Now Thirukural is one book जिसको आप, जैसे कबीर के दोहे आपने कभी पढ़े होंगे, तो हुआ बड़ा तो क्या बड़ा, जैसे पेड़ खजूर, पथिक को ना छाया दे, ना फल लागे अति दूर। हुआ बड़ा तो क्या बड़ा, जैसे पेड़ खजूर, पथिक को ना छाया दे, फल लागे अति दूर। ये कबीर का दोहा है, जिसमें कबीर का दोहा है, जिसमें कबीर ये कह रहा है कि तुम इतने बड़े हो गए, कुछ ऐसे बड़े हो गए कि तुम्हारा जितना छाया है उसके नीचे किसी को छाया भी नहीं मिल पा रही है, तुम्हारे पत्ते इतने बड़े नहीं हैं, तुम्हारा पेड़ इतना बड़ा भी नहीं है
कि कमज़ोर लोगों को छाया दे सके, और तुम्हारा जो फल है वो भी अप्रोचेबल नहीं है, तुम्हारे फ्रूट्स भी अप्रोचेबल नहीं है, तो ऐसा बड़ा होने का क्या मतलब है? हुआ बड़ा तो क्या बड़ा, जैसे पेड़ खजूर। तो इस तरह की चीज़ों को जो दो लाइनों में जब कवि अपनी बात को कह देते हैं तो इसको कपलेट्स कहते हैं, है ना, कपलेट्स। तो थिरुकुराल जो किताब है वो भी एक तरह की कपलेट है, और इसमें 1330 कपलेट्स हैं। इसको तमिल का वेद भी कहा जाता है थिरुकुराल को। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द वेद ऑफ तमिल लिटरेचर या वेद ऑफ साउथ इंडिया, समथिंग लाइक दैट। तो इसको ट्रांसलेट किया जा रहा है डिफरेंट लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया में। मायमे कलाई भी दूसरी किताब है जो कि बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस को डिजिग्नेट करती है, यू कैन से ग्लोरीफाई करती है। जिस तरीके से साउथ इंडिया में बुद्धिज़्म फैला वो मायमे कलाई किताब में लिखा हुआ है। जैसे हमारे यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में भागवत गीता और रामायण रामचरितमानस को पवित्र माना जाता है, साउथ इंडिया में थिरुकुराल और मायमे कलाई नाम की दो किताबों को तमिल क्लासिक्स माना जाता है, तमिल लिटरेचर का क्लासिक माना जाता है। तो थिरुकुराल का दूसरा एक और नाम है विच इज़ कॉल्ड एज वल्लुवर बाय तमिल्स। इट इज़ a collection of 1330 couplets called as Kurals in Tamil. They are very important in South Indian culture. There is another event also, Thiruvural Day, Thiruvaluvar Day, Thiruvaluvar Day, जो कि पोंगल के चौथे दिन, जो यूजली 15 या 16 जनवरी को पड़ता है, मकर संक्रांति के आसपास, उस दिन को थिरुवालुवार डे भी मनाते हैं। थिरुकुराल लिखी किसने है? थिरुवालुवार ने लिखी है, ही इज़ द राइटर। थिरुकुराल इज वन ऑफ often refers as Tamil Veda. Next question is, which among the following is referred as Tamil Buddhist classic? Now, when I say this, when I ask this question, now this is a static question, which has all the more very less chance to appear in your CLAT. But then, when you understand the importance of Maime Kalai and Thirukural, then you understand, okay, it's all the more about literature. Now, literature, arts, song, dance, music, painting, sculpting, skills, what do they represent? They represent the social capital of the society. They represent the social capital of the society. Along with this, it also represents the culture of the society. So that is why these literatures. So which among the following is referred as Tamil Buddhist classic? And the answer is Maime Kalai. Now moving to Maime Kalai. So Maime Kalai is a Tamil Buddhist epic. Again you say it epic like कहानी है, written by Kulavinikan. ठीक है, Kulavinikan, Sithai Satar in the 6th century. It is that old. It is an anti-love narrative. It is a sequel to the love story Silappadikaran. Silappadikaram. तो अब आपको इसमें डिटेल में नोट क्या करना है? आप सिंपली अपने नोट्स कॉपी में लिखेंगे कि ये 6th सेंचुरी में लिखी गई है, कुलावनीकरण ने लिखी है। हम अपने शॉर्ट में लिखेंगे कुलावनीकरण इज द ऑथर, राइट। और है क्या ये? इट्स अ बुद्धिस्ट तमिल लिटरेचर। हमने अपने पीडीएफ से सब पढ़ लिया, बट अपनी नोट्स कॉपी में सिर्फ यही 3 फैक्ट्स को उतारा, राइट। Maimekala is also the name of Kovalan and Madhavi's daughter, who follows her mother's footsteps as a dancer and the Buddhist nun. The Manimekalai is one of the 5 great epics Tamils of Tamil literature, one of the 3 to have survived in the present day, and all of this is important, right? ये Manimekalai is along read with Silappadikaran. This is important, but you don't have to remember इतना। लार्जली क्या है, देखिए तमिल रीजन जो है वो इंडिया श्रीलंका दोनों में फैला हुआ है। अब अगेन तमिल रीजन की बात आ जाती है तो तमिल राइट्स का इशू है, वो अभी हाईलाइट करना अभी फ़िलहाल ज़रूरी नहीं है इस प्रेजेंट क्लास में, लेकिन आपको लार्जली पता है कि श्रीलंका में जो इंडियन तमिल्स हैं दे आर फेसिंग पॉलिटिकल राइट्स का क्राइसिस। तो ऐसे में नॉर्थ इंडिया में एक इवेंट हो रहा है जहाँ पे तमिल कल्चर के प्रमोशन की बात हो रही है, तो ऑब्वियसली ये ट्रेंड्स और डिबेट्स भी हमारे दिमाग में आ जाएंगे। देयर इज़ नो ट्रस्टवर्दी इन्फॉर्मेशन अबाउट द ऑथर ऑफ द डेट ऑफ राइटिंग अवेलेबल फॉर Manimekalai, एंड दैट इज़ वेयर वी आर नॉट गोइंग टू फोकस टू मच ऑन इट, राइट। अलग अलग ऑथर्स ने अलग अलग टाइम डेट सेट कर रखी है, लेकिन हमको लार्जली पता चल गया है कि ये 6th सेंचुरी से रिलेटेड है। अब क्योंकि ऑथर की बात हो रही है तो एक बहुत फेमस ऑथर है साउथ के जिनका नाम है सुब्रमण्य भारती। सुब्रमण्य भारती बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी रह चुके हैं और हिस्ट्री में भी बहुत इंपॉर्टेंट फ्रीडम फाइटर भी रह चुके हैं। इन्होंने सबसे पहली मैगज़ीन
स्टार्ट करी थी जिसका नाम था इंडिया, तो इसीलिए सुब्रमण्य भारती का नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। और भारती जो इनके नाम के आगे लगा हुआ है, ये टाइटल नहीं है, ये उपाधि है एक तरीके से, ये मतलब इनकी जात नहीं है, ये एक उपाधि है जो वहाँ के राजा ने इनको दी थी। बिकॉज ही वॉज एक्सपर्ट इन 4 लैंग्वेजेस, उर्दू जानते थे, अरबी जानते थे, फ्रेंच जानते थे, इंग्लिश जानते थे, और अपनी लोकल तमिल तो जानते ही जानते थे। ये तमिलनाडु के एक डिस्ट्रिक्ट में पैदा हुए। ही वॉज ऑफ वेरी हम्बल बिलोंगिंग, वेरी हम्बल बैकग्राउंड। तमिल लिटरेचर में इनका नाम जाना जाता है फॉर द पोएम्स दैट ही हैड रिटन, कानन पट्टू, निलवुम, वनवीनुम कतरुम, पचली सबतम, कुयल पट्टू। अब अगेन आपको वर्ड बस अपने दिमाग में पट्टू और वन विनम कतरम, वान विनम कतरुम, आपको याद नहीं रहने वाला ये, लेकिन आपने बस पढ़ लिया है तो आपको पता है हाँ यार कि तमिल का कोई एक ऑथर था जिसका नाम जो ऐसी ऐसी किताबों के ऐसी सी नाम की किताबें लिखता था। भारती इज कंसिडर्ड एज अ नेशनल पोएट ड्यू टू हिज नंबर ऑफ पोएम्स ऑफ द पेट्रियोटिक फ्लेवर, राइट। और इनकी सबसे फेमस सेंसेशनल न्यूज़पेपर है 1908 का सुदेशा गीतांगल, राइट। दैट ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, बट आपको नोट क्या क्या करना है वो हम देखिए हाईलाइट आपको कर रहे हैं। फिर ये सब एडिटर रह चुके हैं स्वदेश मित्रम के 1904 में, और 1906 में इंडिया भी इन्हीं के अंडर आया विद द मोटो ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी। दिस कैन बिकम अ गुड क्वेश्चन एंड दिस विल बी अ गुड क्वेश्चन। व्हाट वाज द फर्स्ट हु स्टार्टेड द फर्स्ट journal named as India? Subramaniam Bharati. And what was the theme? So the ideas of French Revolution. Ideas of French Revolution. That is liberty, equality and fraternity. Where do you find these ideas to be mentioned these days? Liberty, equality and fraternity is mentioned in which part of Indian Constitution? Preamble. Yes. If I say that liberty, equality, fraternity is mentioned in the preamble, that is correct. But if I say whether fraternity is mentioned in part 3 of the Indian Constitution or not, fraternity is mentioned in part 3 of the Indian Constitution or not, your answer will say no sir, fraternity is not mentioned in part 3 because part 3 is largely about fundamental rights and not about brotherhood, right? So fraternity is not there in part 3 of the Indian Constitution, but yes, liberty and equality is there, and all the three have been highlighted in the preamble, and preamble is stated to reflect the philosophy of the Indian Constitution. Please remember, this is also the question, philosophy of Indian Constitution is reflected in the preamble. Question पूछ सकता है, the philosophy of the Indian Constitution is reflected in which part? Part 1, part 3, part 4 or preamble? So you will mark preamble. Along with this, India was the first paper in Tamil Nadu to publish political cartoons. This also becomes an important fact. He also published and edited a few other journals called Vijay, right? So इनके journals और इनके publications हमारे लिए important है, उनके नाम हमारे लिए important है. What is the role played by Subramaniam Bharati? Now Subramaniam Bharati is often associated with extremism, with extremist Indian National Congress is related to, because he was very much motivated by members like Aurobindo, Lala Lajpat Rai and VVS Iyer, right? All these extremists of Indian National Congress were not standing in good terms with the British government. The moderates were having friendly terms with the British government because all the more they were part of the British administration. Extremist Indian National Congress leaders had different idea. At that particular time, you will find in the Deccan India, the English forces and the French forces were changing their alliances and fighting against each other, largely to overtake the important ports that are there in the peninsular India. So the extremist Indian National Congress members, whenever had to sabotage British officials or their administration, they would collude with their French counterparts. And most often, French barracks and French military bases were important havens, safe havens for these extremist Indian National Congress members, and thereby they could carry on their revolution. So in 1908, Bharati decided to go away to Pondicherry, which was a French territory at that time, and continue to publish India. Because the release of India, the political cartoons that were being created by Subramaniam Bharati were being outrightly dejected by the British government, and British government might have
also, put him inside the jail for terrorist activities and all of this. So he decides to go to Pondicherry for some time, escape the wrath of the British imperialists. During his exile, he had the opportunity to mingle with many leaders and militant wing of the independence movement, such as Aurobindo Ghosh, Lajpat Rai, and VVS Iyer, who had also sought some sort of asylum in the French Pondicherry. Right? And these 10 years, much of the idea of Subramaniam Bharati goes out of the books also. From Pondicherry, he starts to guide the Tamil youth of Madras, the idea of nationalism, right, which again increased the anger against the British, right? And largely which component was playing the major role? It was the writings of the भारती जो लिख रहे थे. 1919 में इनकी महात्मा गांधी से मुलाकात हुई, सी राजगोपाल चरी से इनकी मद्रास में मुलाकात हुई, फिर 1918 में ये अरेस्ट कर लिए गए, और उस टाइम पे भी ये कविताएं लिखते रहे फ्रीडम, नेशनलिज्म और कंट्री के वेलफेयर पे. सो काशी तमिल संगमम 2022. अच्छा, इस बार एक चीज़ और आपको याद रखनी है कि ये जो इवेंट किया है ये सेवापुरी विलेज से किया है, ठीक है, क्योंकि ये निकाल रहे हैं भारत संकल्प यात्रा, ठीक है, भारत संकल्प यात्रा भी निकाल रहे हैं. और इस संकल्प यात्रा में कुछ नहीं है, जो ग्रामीण लोग हैं, गांव के जो लोग हैं, जिनको स्वच्छ भारत मिशन, डिजिटल इंडिया इनोवेशन और इस तरह के इनिशिएटिव्स के बारे में सरकार के नहीं पता है, उन लोगों तक ये आवाज़, ये बात, ये इनिशिएटिव्स पहुंचाए जा रहे हैं, जिसमें 2.5 करोड़ लोग ऑलरेडी अभी तक गांव के इंक्लूड शामिल हो चुके हैं इस पर्टिकुलर कैंपेन में. तो इतना सब कुछ आपको अगेन सुब्रमण्यम भारती के बारे में न्यूज़पेपर्स में नहीं है, थिरुकुराल और इसके बारे में भी नहीं है. अच्छा, एक चीज़ और याद रखनी है, एक ट्रांसलेटर ऐप है जो इंडियन गवर्नमेंट ने ऑब्वियसली डिज़ाइन करवाया है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके ये किसी भी लैंग्वेज को इंडियन लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट कर सकता है. क्या उस ऐप का नाम आपको पता है? भाषणी. यस, भाषणी इज द ऐप. तो काशी तमिल संगमम में भाषणी जो ऐप है वो भी इम्पोर्टेंट है. काशी कल्चर पाथवे जो है वो भी इम्पोर्टेंट है. हालांकि आपके अगले साल के करंट अफेयर्स के लिए उतना रेलेवेंस नहीं है, बिकॉज काशी कल्चर पाथवे G20 ने अडॉप्ट किया था ऑफ 2023. अब G20 जैसा एक ग्लोबल इवेंट हुआ था, ठीक है, इंडिया में हुआ था, मोस्ट लाइकली था कि G20 के ऊपर क्वेश्चंस आने थे. लेकिन क्लैट ने गेम क्या कर दिया, जिस तरीके के क्वेश्चंस पूछ दिए वो बहुत ज़्यादा बेसिक्स चले गए, जिस पे किसी का ध्यान ही नहीं दिया. जैसे G20 करता क्या है, ये वाला क्वेश्चन था ना, इसमें ऑल ऑफ द अबव मार्क करके आए थे मैक्सिमम स्टूडेंट्स, याद होगा आपको. यस सर. जबकि ऑल ऑफ द अबव नहीं करना चाहिए था. तो अगेन करंट अफेयर्स में मिस्टेक क्या है? मिस्टेक ये है गोते लगाना, डीप डाइव करना मत करिए. जितना एक्सटेंट में गोते लगाने वो हम आपको लगवाएंगे. सुब्रमण्यम भारती क्यों हम पढ़ रहे हैं? क्योंकि इंडियन हिस्ट्री में बहुत बार इनका नाम, बहुत बार इनका जिक्र आता है. क्वेश्चन है, which among the following statements are true with respect to Kashi Tamil Sangamam of 2023? It is being organized for the second time. Yes, ये statement तो सही है. A train between Varanasi and Kanyakumari was also inaugurated. This statement is also correct. The theme of the Sangamam is Ek Bharat Shresth Bharat. This statement is also correct, and all of the above is correct. तो ये हमारी कॉपी में क्या चले जाएंगे? फैक्ट्स की तरह चले जाएंगे. बस सेकेंड टाइम हुआ, वाराणसी से कन्याकुमारी ट्रेन है, एक भारत श्रेष्ठ भारत इस बार क्या थीम था. बैकग्राउंड क्या है काशी तमिल संगमम का? तो अब अगर कोई पूछे कि पर्पस क्या है, तो पर्पस देखिए, एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंदर आज़ादी का अमृत महोत्सव, स्पिरिट ऑफ एक भारत श्रेष्ठ भारत में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की रिलेवेंसी को बढ़ाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने गवर्नमेंट के सामने एक प्रपोजल रखा, जहाँ पे नॉलेज और सिविलाइजेशन के जो लिंकेजेस हैं उनको किया जाएगा काशी तमिल संगमम में. और 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनका इनिशिएटिव है, इट इज़ IIT मद्रास एंड BHU, अगेन द सेंटर्स ऑफ लर्निंग, राइट. द ट्रांसलेटर ऐप दैट यू हैव ऑलरेडी टोल्ड, भाषणी, इज एबल टू ट्रांसलेट AI बेस्ड लैंग्वेज प्लेटफॉर्म. अच्छा, प्राइम मिनिस्टर ने एक मैसेज दिया है, और वो मैसेज वो उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में भी दिया है, तो ये बिकम्स एन इम्पॉर्टेंट फैक्ट, दैट इज यादम ओरे यावरम केलेर.
Again, it's a Tamil quote which means we harbor a feeling of kinship for all places and all people are our own. यादुम ओरे यावुरम केलर, यूनाइटेड नेशंस में लेके गए, अगेन प्रमोटिंग व्हाट, द आइडिया ऑफ फ्रैटर्निटी, राइट। ऑल्सो इस बार याद रखना है कि ये 7 ग्रुप्स में लोगों ने पार्टिसिपेट किया। स्टूडेंट्स को गंगा नाम दिया गया, टीचर्स को यमुना, प्रोफेशनल्स डॉक्टर्स एडवोकेट्स की तरह वर गिवन गोदावरी, स्पिरिचुअल सरस्वती, फार्मर्स नर्मदा, राइटर्स सिंधु एंड ट्रेडर्स एंड बिजनेसमैन कावेरी। यानी कि एक चीज़ हमें सीधे सीधे समझ में आ रही है कि इंडिया में जो भी कल्चर डेवलप हुआ है, जो इंपॉर्टेंट कल्चर डेवलप हुआ है, वो अराउंड द रिवर्स डेवलप हुआ है। दीज आर ऑल्सो द नेम्स ऑफ द 7 सेक्रेड रिवर्स इन इंडिया। फैक्ट वेरी इंपॉर्टेंट, विल गो डाउन इन योर कॉपी, राइट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट काशी तमिल संगमम। एज ऑफ नाउ व्हाट वी सी इन द न्यूज़पेपर, इतना ही इंपॉर्टेंट है काशी तमिल संगमम के लिए। आपको इसी को नोट डाउन अपनी कॉपी में करना है। क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा ऑब्वियसली विद द हाईलाइटेड पोर्शंस एज वेल। नेक्स्ट इज अगेन इफ़ यू से भूटान। नाउ अभी उसी दिन एक दिन बात हो रही थी कि एक स्टूडेंट ने पूछा था, यस आई थिंक अभिदय आस्क्ड, हमारे पास जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस हैं CAPF, वो 7 तरीके की हैं। देर आर 7 टाइप्स। आज के ही पेपर में इंडियन एक्सप्रेस में न्यूज़ है, फर्स्ट न्यूज़ है फ्रंट पेज पे कि आसाम राइफल्स जो है वो कंटिजेंसी के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहा है। कंटिजेंसीज अक्रॉस इंडिया चाइना बॉर्डर। तो सर ये तो ऑलरेडी एक पुलिस फोर्स है, सिक्योरिटी फोर्स है, ये इंडिया चाइना बॉर्डर के अराउंड इसको पहले से प्रिपेयर होना चाहिए, ये अभी क्यों प्रिपेयर कर रही है खुद को? सो द फैक्ट इज दैट आसाम राइफल्स एक्चुअली गार्ड करता है इंडो म्यांमार बॉर्डर को। किसके बॉर्डर को? इंडो म्यांमार बॉर्डर को, ना कि इंडो चाइना बॉर्डर को। इंडिया चाइना बॉर्डर को गार्ड करने के लिए ऑलरेडी ITBP है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, राइट। ITBP गार्ड करती है। तो देर आर 7 सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, जिसमें आपने सुना होगा, अक्सर आप सुनते होगे CRPF और CISF का नाम। CRPF रिजर्व, CRPF का फुल फॉर्म क्या होगा? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, है कि नहीं? सुना होगा आपने। CISF क्या हो जाएगा? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। तो इन लोग का काम है, ये एंटी राइट फोर्स बोली जाती है CRPF, और CISF हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, डैम्स और इन सब को प्रोटेक्ट करता है। फिर हमारे पास होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ये क्या करता है? ये पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ जो इंडिया का बॉर्डर है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स उसको गार्ड करता है। फिर हमारे पास आता है सशस्त्र सीमा बल SSB, इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में ही है। SSB हाई कोर्ट के सामने आप देखेंगे, लखनऊ हाई कोर्ट के सामने, तो SSB का ही हेडक्वार्टर है ना। और गोरखपुर में भी इसका ऑफिस है। ये नेपाल के साथ हमारा जो बॉर्डर है उसको गार्ड करता है, नेपाल और लार्जली भूटान। फिर उसके बाद क्या है हमारा? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, NSG। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड क्या होते हैं? प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी के लिए होते हैं, और एंटी टेरर कहीं पे भी हमें ऑपरेशंस करने हो तो एंटी टेरर ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है। CRPF, CISF, BSF, SSB, NSG और ITBP एंड असम राइफल्स, ठीक है। इसमें से ओल्डेस्ट क्या है हमारे पास? ओल्डेस्ट फोर्स कौन सी है? दैट इज असम राइफल्स। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हो सकता है यहाँ पे, क्वेश्चन ये हो सकता है कि जो हमारी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस हैं, ये किस मिनिस्ट्री से आदेश लेती हैं? होम मिनिस्ट्री। अब ऑप्शन में आपके पास अगर डिफेंस और होम हो तो क्या करेंगे आप? सर होम मिनिस्ट्री। होम मिनिस्ट्री लार्जली आंसर करेंगे। डिफेंस के बारे में याद रखिएगा, डिफेंस जो भी डिसीजन लेता है सेल परचेज डील्स पे, या एक तरीके से जहाँ पे भी हमें डिप्लॉयमेंट करना है और उसमें इंफ्रा रिक्वायरमेंट है,
वो सब काम होता है, और हमारी डिफेंस पॉलिसी बनाने में मदद करता है। यानी जो कुछ भी हमारे बॉर्डर के बाहर है, समझ में आया? बॉर्डर के अंदर जो कुछ भी हो रहा है या बॉर्डर पे जो कुछ भी हो रहा है, वो सब होम मिनिस्ट्री देखती है। ये याद रखना है आपको, फंडामेंटल। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर ये चीज़ें रहती हैं, ये रहते हैं। अब अगेन, Excuse me, sir. हाँ जी, Sir, this Assam Rifle, is it a central force or like a part of the Indian Army? इंडियन आर्मी का ही कॉम्पोनेंट्स हैं ये सब, डियर। इंडियन आर्मी मीन्स द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ इंडिया। आर यू गेटिंग दिस? इंडियन आर्मी मीन्स द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ इंडिया। अब इंडियन आर्मी के अंदर 3 विंग्स हो जाते हैं। दैट इज़ योर मिलिट्री, सॉरी, आर्मी के, इंडियन आर्मी के अंदर मेन कंपोनेंट हो जाता है जो आपकी बट जो आर्म्ड फोर्स है एक डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर, ठीक है। लेकिन ये आसाम राइफल्स जो है, इट इज़ वन ऑफ द सेंट्रली आर्म्ड पुलिस फोर्स, सो इट इज़ अ पुलिस फोर्स लार्जली, विच इज़ अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट। एक्चुअली इसको बनाया किस रीजन के लिए गया था? पर्टिकुलरली फॉर द रीजन ऑफ असम इटसेल्फ। वहाँ पे बहुत ज़्यादा रायट्स और ये सब हो रहे थे। आर यू गेटिंग दिस? इट्स नॉट बेसिकली आर्मी, इट्स वन ऑफ द यू कैन से फेसेस ऑफ आर्मी। Right. And then I have like two questions. Like first, what are these regiments in the army? Like because I never got it. And another is like if we have these forces, like especially these BSF and SSB, to like guard the borders and stuff. So why is the army required after all? So like No, I get the war point of thing, but no, still no. You like see, yeah. the army has largely 2 roles. First is one which is the fighting one, and the other is which is the patrolling one. Are you getting this? तो जो Yep. तुम बात कर रहे हो रेजिमेंट्स की, जो रेजिमेंट्स होते हैं वो रेजिमेंट्स सब बॉर्डर पे नहीं हैं। ये रेजिमेंट्स बनाए जाते हैं बॉनहोमी के लिए, इनके बीच में। राजपुताना राइफल्स देखोगे, गोरखास देखोगे, ये सब सुना होगा तुमने। तो ये जिस Yes, yes. जिस जिस रीजन से ये लोग आते हैं, उस रीजन की सॉलिडारिटी को बनाने के लिए एक्चुअली जो आर्मी के रेजिमेंट्स हैं, ये सारे रेजिमेंट्स हुआ करते थे ब्रिटिश इंडिया में की आर्मी बनने के पहले, या ब्रिटिश इंडिया ने जब अपनी आर्मी बनाई थी वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान, जब इंडियंस को बाहर भेजा गया था। तो ये इंडियंस किस फीलिंग के साथ साथ में रहेंगे, तो इनके अलग अलग रेजिमेंट बना दिए गए थे। और ये रेजिमेंट थे क्या, वहाँ के राजा महाराजाओं की सेनाएं थी, उनको एज इट इज़ उठा लिया गया था ब्रिटिश इंडिया के वॉर को रिप्रेजेंट करने के लिए वर्ल्ड वॉर 2 में। तो वो एक तरीके से उनके बीच में सॉलिडारिटी बॉनोमी प्रमोट करने के लिए रेजिमेंट्स बनाए गए हैं अलग अलग। जब बात करते हो आप कि सर ये काम ऑलरेडी हमारे बॉर्डर पे कर रहे हैं, तो भाई ये जो एक्टिव फाइटिंग फोर्स है ये, फॉर एग्जांपल अगर एक तुम्हारे पास टैंक चलाना है, यू हैव टू रन अ टैंक, राइट? तो ये सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स नहीं कर पाएगी, ये आर्मी कर पाएगी। अगर आपको आर्टिलरी बंदूकें चलानी है, द बिग आर्टिलरी गन्स दैट आर देयर, ये आर्मी चला पाएगी। जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है, दीज आर मेयरली आर्म्ड, मतलब इनके पास बंदूकें हैं, और ये लार्जली क्या करती है, हमारे डेजिग्नेटेड बॉर्डर्स पे पेट्रोलिंग करती हैं। यानी कि ये लोग बंदूक पकड़ के बस क्या करते हैं, चलते हैं, बॉर्डर पे पेट्रोलिंग करते हैं। दे नॉट फाइटिंग फोर्सेस। ये लोग, इनका काम पीस मेंटेन करने का है। अगर हमारा म्यांमार के साथ वॉर डिक्लेयर हो जाए, आज अभी हम म्यांमार के साथ वॉर डिक्लेयर हो जाए, तो आसाम राइफल्स को थोड़ी आगे करेंगे। आसाम राइफल्स तो बॉर्डर और बॉर्डर के अंदर की सिक्योरिटी के लिए, सिर्फ हमारा आर्म्ड कंटिजेंट आ जाएगा। अगर आप देखिए, कहते हैं कि हमारे आर्मी के पास 4 लाख जवान हैं, जिसमें से 1.5 लाख हम लोगों ने LAC पे लगा रखे हैं। तो ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के, सॉरी, ITBP फोर्स के अलॉन्ग लगा रखे हैं। ITBP फोर्स है वहाँ पे, साथ में 4 लाख आर्मी के भी जवान लगे हुए, सॉरी 1.5 लाख आर्मी के भी जवान लगे हुए। तो इस तरीके से इन लोगों ने कंपार्टमेंटलाइजेशन कर रखा है। पर हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर 7 पुलिस फोर्सेज हैं जो कि बॉर्डर गार्ड करती हैं अलग अलग पर्पस के लिए। ये आपको याद रखना चाहिए, ठीक है? Sure, sir. ओके, नाउ मूविंग टू दिस एस्पेक्ट, द इम्पोर्टेंस ऑफ भूटान। नाउ कैन यू टेल मी, if I ask you without discussing the current affairs, right now why India is focusing so much on Bhutan?
So because of that agreement between Bhutan and China, recently that happened. भूटान एंड चाइना? नहीं, भूटान और चाइना का जो एग्रीमेंट हुआ है वो तो उनकी बाउंड्री की वजह से हुआ है। भूटान और So we are चाइना basically focusing because there is a corridor which is of great importance to India, and it's called Chicken Neck Corridor. सिलीगुड़ी कॉरिडोर, ओके। So that's why we are focusing on it. सो सिलीगुड़ी कॉरिडोर हैज अ थ्रेट From both China and Bangladesh. from both China and Bangladesh. You mean Bangladesh is a threat to us? In future, maybe. We don't know. All right. So whenever you tell me anything, okay, if I'm asking you India-Bhutan relations, all right, you will also try to explain me the political situation, the economic situation, the regional situation, cultural crisis, if there is any, and then the security issues as well. When you talk about Siliguri corridor, that is with respect to the challenges in the geographical integration, or you can say unity of this particular country. That if you take away Siliguri corridor, the entire northeast would be cut off from the mainland India, and then the people, those who are living in the northeast, can also feel obliterated, also feel alienated, and that will be a major blot with respect to the unity of India. That's one aspect. So, all right, I get it. The security aspect is very much clear that we do have security challenges from the overarching powers of China in that region. Also, with what is going on in Myanmar, the spillover effects in the northeast region. That is why India is trying to strengthen relations with a very stable partner, reliable partner, trusted partner, which India also has some sort of cultural linkages to. All right. And if I talk about the culture linkage, the cultural importance of Bhutan, then what would it be? Obviously, the Buddhism religion. The Buddhism religion, along with the religious tourism associated with Buddhism. The religious tourism associated with Buddhism can also be seen when India announced Buddhist circuit trains. Because much of the Buddhist sites that are there, Buddhism is the main religion in Bhutan. Much of the important Buddhist sites like the Sanchi Stup, like the Sarnath, like Kushinagar is in India. Buddhists from Thailand, Buddhists from Japan, Buddhists from Bhutan and everything have cultural linkages. All right. Now, if I ask you what is the economic reason? So economic reason again becomes, sir, okay, yes, tourism is there. Along with this, energy. So if you look into Bhutan, it's a country at a very high place of you can say it's in the mountains. It's basically a big plateau, basically, right? So what would be the primary source of energy for Bhutan? Now the primary source of energy for Bhutan can be the dams, the hydropower stations. But Bhutan is not a very technologically friendly country. It's a culturally strong country, right? It lies in the very sensitive region of Himalayas. So Bhutan does not have that kind of technology or the money to construct these large dams. India has an expertise over this. So India is going to play a major role. With respect to energy, the other aspect is the wind plus solar energy. Also, if you talk about the second aspect, the other aspect, that is inter-regional unity, is also important. Why? Because in inter-regional unity, you already know that India is having power sharing agreements with respect to Nepal and with respect to Bangladesh. So if India is at the center, then India will try to create a particular transmission line that will integrate Nepal, Bhutan, Bangladesh. All these regions will be there. Now, if I say that by doing this, by promoting Bhutan at the center stage, right, India is trying to cover the region of Northeast as well and is also going to connect India to the ASEAN economies. Would it be correct to say that? That if we secure a high land near the Northeast, Bhutan,
Northeast will also be stabilized, and we can also move towards the Asian economies. Can we say that? Yes, sir. So, exactly that is the whole point. When you are losing Myanmar, you will try to create a balance by catching up with Bhutan. Now, Bhutan is playing a very balanced role by talking its terms out with both China and India, trying to keep both these countries happy. So, Bhutan is important with that respect also. I mean, the bridge of India with respect to ASEAN economies. So, this is where this particular news comes into picture. The decision by India and Bhutan to focus on infrastructure and connectivity. What were in talks? Infrastructure and connectivity. Who is the Bhutan fifth king? King Jigme Khesar Namgyel Wangchuk, that is the name you will write down, is an important marker towards more bilaterally driven regional initiatives. Fifth king Jagme Namgyel Wangchuk. तो मैं तो ऐसे ही याद करता, जग में नाम गया क्या? वांगचुक. Fifth king, जग में नाम गया वांगचुक, right? What is the rail link that they have announced? That is Kokrajhar Gelappu. Now Gelappu is a city in Bhutan, and यहाँ पे एयरपोर्ट भी इस बार अनाउंस किया गया है. कौन से स्टेट को कनेक्ट करेंगे? भूटान को आसाम के साथ कनेक्ट कर रहा है. आसाम और भूटान में जो है वो काफ़ी लंबी चौड़ी बाउंड्री है, और भूटान बेसिकली भूटान और बांग्लादेश के साथ ट्रेड के लिए भी ये रेल लिंक जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी. व्हाट इज़ द आइडिया ऑफ इंटर रीजनल डेवलपमेंट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया एंड साउथ एशिया? तो यहाँ पे आप देखेंगे कि वर्ल्ड बैंक और जापान दोनों ही इंडिया की मदद कर रहे हैं एक रीजनल डेवलपमेंट पॉइंट, एक रीजनल डेवलपमेंट हब बनाने के लिए, राइट? जैसे आप देखेंगे यहाँ पे जोंगखाग्स, ये डिस्ट्रिक्ट्स बोलते हैं भूटान में, जोंगखाग मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट्स. So these plans foretell a future that could well change the development story of the region, including West Bengal, Northeast and Bhutan South, as well as northern Bangladesh. Bhutan's economy has been dependent on hydropower and tourism revenues, and much of the tourism is from India, and has been particularly hit by COVID-19, as worries over global warming also. अब देखो, ये सब चीज़ें जो तुम लोग अवॉइड करते थे ना, अब इनको अवॉइड मत करना करंट अफेयर्स में, क्योंकि भूटान की जो फॉरेन पॉलिसी बन रही है वो किस बेसिस पे बना रहा है ये आप नहीं समझ पाओगे तो और कौन समझेगा. इसीलिए आपको लाइन ध्यान फोकस करना पड़ेगा. भूटान की जो फॉरेन पॉलिसी बन रही है वो उसका टूरिज़्म प्रमोट करने के साथ साथ उसके क्लाइमेट चेंज के प्रभाव से भी डिपेंड हो रही है, क्योंकि यही कंट्रीज़ हैं, बांग्लादेश है, इंडिया है, जो बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगी अगर, तो उसका डायरेक्ट डैमेज किसको पड़ेगा? भूटान को पड़ सकता है. लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ एज वेल एज हैज़ ऑल्सो लेड टू एमिग्रेशन बाय एजुकेटेड यूथ एंड प्रोफेशनल्स आउट ऑफ द भूटान. सो SEZ बनाने का प्लान कर रहे हैं. भूटान के सदर्न बॉर्डर में आसाम के साथ एक एयरपोर्ट बनाने का प्लान चल रहा है, राइट? बांग्लादेश के साथ भूटान ने प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट कर रखा है, PTA साइन कर रखा है 2020 में, जो कि भूटानीज एक्सपोर्ट ऑफ लोकल प्रोड्यूस को क्या करेगा? बढ़ाएगा. अब भूटान अपने एक्सपोर्ट को क्यों बढ़ाना चाह रहा है? कोई भी कंट्री अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहेगी अगर उसको अपनी इनकम को क्या करना है? बढ़ाना है. तो इंपोर्ट से क्या होता है? आपकी इनकम बढ़ती है कि कम होती है? बताइए. अगर आप इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं तो आपकी इनकम बढ़ेगी कि कम होगी? कम होगी. कम होगी. कम होगी. तो इसीलिए भूटान भी अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाह रहा है, और वहाँ पे बांग्लादेश उसके लिए एक वायबल ऑप्शन है. इंडिया के साथ एनर्जी एक्सचेंज है, जो कि भूटानी और नेपाली हाइड्रो पावर सप्लायर्स को एक साथ लेके आ रहा है, और यही एनर्जी बांग्लादेश और श्रीलंका को भी क्या करेगा? जाएगा. अब इस पूरे रीजन में कहीं दबी दबी आवाज़ में हमको ये समझ में आता है कि बिम्स्टेक जैसा इनिशिएटिव वो आगे बढ़ रहा है, और सार्क जो है वो बहुत बुरी तरीके से पीछे जाता हुआ दिखाई दे रहा है. ठीक है, तो बिम्स्टेक एक ऑर्गेनाइजेशन है, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, पता सभी को होगा इसके बारे में, बहुत ज़्यादा हिस्ट्री पढ़ने मत जाइएगा. और सार्क का डिक्लाइनिंग वेटेज आपको दिखाई देगा, बिकॉज पाकिस्तान को हम नेगलेक्ट कर रहे हैं. तो यहाँ पे हमारे लिए वर्ल्ड बैंक और जापान जो है सब रीजनल ग्रुप बनाने में मदद कर रहा है. भूटान पे आखिरकार इंडिया का इतना फोकस क्यों है?
सो मेन प्रॉब्लम ये है कि इंडिया की पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम चल रही है, और म्यांमार के साथ 2021 के मिलिट्री कू के बाद हम भरोसा नहीं कर सकते। इसीलिए ट्रेड और लैंड कनेक्टिविटी जो ईस्ट में है वो ब्लॉक हो सकती है। समझ में आया? म्यांमार और पाकिस्तान के बीच में कोल्यूजन हो सकता है, चाइना स्ट्रॉन्ग इंटर रीजनल रोल प्ले कर देगा, तो हमारी ट्रेड एंड लैंड कनेक्टिविटी विद द ईस्ट अफेक्ट हो सकती है। इसीलिए हमें दूसरी कंट्रीज़ के साथ जो इस पेरीफेरी में लाई करती हैं उनके साथ काम करना पड़ रहा है कनेक्टिविटी, मार्केट्स और एनर्जी लिंक्स को बनाए रखने के लिए। जैसा कि आपने अभी मेन सिक्किम में देखा, जो सिक्किम में इंसिडेंट हुआ उससे सबसे बड़ा चैलेंज वहाँ पे एनर्जी से ही रिलेटेड हुआ, क्योंकि वहाँ पे बिजली जो थी, पावर लाइन जो थी वो कट गई। सिक्किम में बिजली ही नहीं है अब। तो इम्पॉर्टेंट ये, अब वो बिजली जो है वो इस समय वेस्ट बंगाल से जा रही है सिक्किम में। तो इसीलिए इंडिया का फोकस रोड कनेक्टिविटी, लैंड कनेक्टिविटी के साथ साथ मार्केट्स और एनर्जी लिंक्स को बरकरार रखने का है। क्या ये किसी तरह का हमें एक नया मैसेज देता है कि आज इंटरनेशनल ग्रुपिंग्स को छोड़ के आजकल रीजनल ग्रुपिंग्स का ज़माना है? रीजनल ग्रुपिंग्स अपने रीजन की पर्टिकुलर इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर पाएंगे? क्या लगता है आपको? आज के टाइम पे रीजनल ग्रुपिंग्स आर मोर इम्पॉर्टेंट देन इंटरनेशनल ग्रुपिंग्स, बताइए। Yeah, I would agree to that. क्या कोई एविडेंस है आपके बोथ आर पास? इम्पोर्टेंट। कोई एविडेंस है आपके पास? नहीं नहीं, बोथ तो इम्पॉर्टेंट है, देखो ये तो बात है, लेकिन करंट टाइम्स में हम बात कर रहे हैं कि क्या ऐसे देखने को हमें मिल रहा है कि रीजनल ग्रुपिंग्स जो हैं वो इंटरनेशनल ग्रुपिंग से ज़्यादा ज़रूरी हो रही हैं? या डेफिनेटली। ये इंडिया, भूटान, पाकिस्तान के अलावा कोई उदाहरण है आपके पास? So Azerbaijan and Turkey. वहाँ पे कौन सी रीजनल ग्रुपिंग है? So Azerbaijan and Turkey, they both share common goals. नहीं, तुम समझे नहीं बात को। देखो, रीजनल ग्रुपिंग का मतलब ये होता है, जैसे एशियान है, एशियान में मेंबर कौन है? साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। सार्क में मेंबर कौन है? Yes, sir. साउथ एशियन। Yes, sir. बिम्स्टेक में मेंबर कौन है? बे ऑफ बंगाल वाले। Yes, sir. आयोरा में मेंबर कौन है? इंडियन ओशन वाले। तो ये वाली ग्रुपिंग क्या हो जाती है? कैसी ग्रुपिंग हो जाती है? रीजनल ग्रुपिंग हो जाती है ना? रीजनल ग्रुपिंग हो जाती है। इंटरनेशनल ग्रुपिंग में हम बात करते हैं तो IMF, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, वही यूनाइटेड नेशंस, इसकी इंटरनेशनल ग्रुपिंग्स हो जाती हैं। इनका रोल ज़्यादा है। अच्छा, से अफ्रीकन यूनियन की बात करें, अफ्रीकन यूनियन की बात करें तो ये भी तो रीजनल ग्रुपिंग हो गई। बोलो, हो गया कि नहीं हो गया रीजनल ग्रुपिंग? Yes, sir. यूरोपियन। So, हाँ, so इसका एग्जांपल हो गया OIC. वेरी नाइस, दैट्स द एग्जांपल दैट आई वांटेड टू अंडरस्टैंड। बट डियर, OIC की अगर आपने जैसे ही बात कर रही, याद रखिएगा ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये रीजनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। हाँ, इसमें तुम कह सकते हो कि सर OIC में ज़रा आप और गौर से देखिए, तो OIC में दो हैं यूनियंस, एक अरब लीग के मेंबर्स उठा लीजिए और एक गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के मेंबर उठा लीजिए। अगर आप इन दोनों को जोड़ देंगे तो देखेंगे कि OIC के 57 कंट्रीज निकल के आ जाते हैं, है कि नहीं? Yes, yes, sir. तो अरब लीग और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, ये दो रीजनल ग्रुपिंग्स हैं जो कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जो रेजोल्यूशन पास होने चाहिए वो होने नहीं दे रही हैं। और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में क्या डिस्कशन चल रहा है अभी? मेजर डिबेट किस चीज़ का चल रहा है? तो पहला डिबेट तो ये है कि तुरंत ही पीस सीज फायर कराइए। आवाज़ कट रही है बेटा, प्लीज़ म्यूट कर लो, ठीक है? तुरंत ही क्या कराइए? पीस और सीज फायर कराइए। इंडिया ने इसके साथ खड़ा हुआ है और अमेरिका इसके अगेंस्ट खड़ा हुआ है। दूसरा डिबेट ये चल रहा है कि हमास को टेरर आउटफिट डिक्लेयर करिए, हमास को टेरर आउटफिट डिक्लेयर करिए, जहाँ पे OIC क्या कर दे रहा है? रेजोल्यूशन को पास नहीं होने दे रहा। और तीसरा डिबेट क्या चल रहा है? व्हाट इज द थर्ड डिबेट that is going on with respect to Israel, Palestine? The look towards two state solution. क्या एक्सेप्ट करेगा? कौन एक्सेप्ट करेगा? कौन करवाएगा? इसके बीच में नेगोशिएशन चल रहा है।
और ये सारा का सारा नेगोशिएशन आप देखेंगे तो किस कंट्री में चल रहा है? कतर में। और कतर में अभी आपको क्या देखने को मिला है कि 8 नेवी के ऑफिसर्स क्या हैं, यहाँ पे लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दिए गए हैं, इनको डेथ पेनाल्टी दे दी गई है। सॉरी, हाँ, डेथ पेनाल्टी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं, डेथ पेनाल्टी दे दी गई है। इंडियन नेवी के एक्स ऑफिसर्स हैं, पता चला कि ये इजराइल के लिए स्पाइंग कर रहे थे, तो इंडिया को ऐसे लपेट लिया गया कतर। सर रिसेंटली इसको होल्ड पे रख दिया गया है कतर के द्वारा। डेथ होल्ड पे नहीं रखा गया है, होल्ड पे कहाँ रखा गया है? इंडिया ने कहा है कि वो अपील फाइल करेगा या वो आईसीजे भी जा सकता है। होल्ड पे नहीं रखा गया है अभी, अभी तो कुछ ऐसा ऑफिशियल आया भी नहीं है। लेकिन कतर में, कतर क्योंकि इजराइल पैलेस्टीन के बीच में नेगोशिएशन फेस कर रहा है और इंडिया पहली बार इजराइल में पीस लाने के लिए रेजोल्यूशन में यस बोलता है, इंडिया की गर्दन दबाई गई है कतर में। इंडिया को बोला गया है इंडिया अब एक तरीके से वॉलेटाइल सिचुएशन में फंसता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि दूसरा इंसिडेंट और हुआ है हमारा, जहाँ पे अराउंड 12 से 15 लोग हॉस्टेज ले लिए गए हैं। एक शिप में एक कॉमर्शियल कैरियर आ रहा था, उसको सोमालिया की तरफ अब ले जा रहे हैं। उसमें 12 से 15 जवान भारतीय नागरिक हैं, जो उसमें यू कैन से कैप्टन के साथ थे शिप के, ठीक है, कैबिन क्रू का पार्ट थे, जिसको जो भी बोलते हो उसमें। तो अब कतर, ओमान, सोमालिया, हाउदी रिबल्स, हमास, इस समय में इंडिया जो है अब कहीं ना कहीं थोड़े तरीके से उलझता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इंडिया ने कहा है कि आज के टाइम पे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की बजाय रीजनल इंटरेस्ट, रीजनल ग्रुपिंग्स का साथ होना ज़्यादा ज़रूरी है। इन द लॉन्गर रन, द जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड एंटी ग्लोबलाइजेशन ट्रेंड्स are focusing regional groupings to be more cohesive, something South Asia has not been able to achieve as yet. Now, because South Asia is off the books, because of all the more Afghanistan, Pakistan हमें stable नहीं दिखाई देते हैं, India is moving towards the other options. As India worries about China's push into South Asian trade, infrastructure projects and strategic ties, including concerns over Bhutan-China boundary agreements, like it was pointed out by one of the students, overhang over Doklam issue 2017 से, चिकन नेक भी एक बच्चे ने पॉइंट किया था, वेरी गुड। These are ideas which will offer more security and prosperity for the countries involved, with the particular benefits for Bhutan, India's traditionally trusted partner in the region. So please, I think you are able to understand the idea of the classes. The idea basically, आप लोग को पता नहीं स्क्रीन दिख रही थी कि नहीं दिख रही थी? Yes, sir. Yes, sir. हाँ. So the entire idea of the current affairs classes is not to focus on rote learning and facts, but to build interest also, right? और अभी देखिएगा, ये न्यूज़, दोनों न्यूज़ आपको कंटिन्यूइंग बेसिस पे एटलीस्ट 2 से 3 दिन जो है अभी दिखाई देने वाली है, इंडिया भूटान और काशी तमिल संगमम। तो प्लीज़ आप इन दोनों न्यूज़ को कवर करिएगा। एंड अभी फ़िलहाल क्योंकि इनिशियली चल रहा है, तो आप समझिएगा ऑल द मोर पूरा पर्पस, पूरा आइडिया, ओरिएंटेशन बिल्डिंग के साथ साथ आपको लेके चलने का है आगे तक, सो दैट यू डोंट गिव अप इन द मिड वे ऑल्सो, है ना? तो बहुत ज़्यादा फास्ट भी नहीं रहेंगे हम स्टार्टिंग में, क्योंकि करंट अफेयर्स भी हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है, 6 महीने का करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट होता है। तो अभी हम करंट अफेयर्स पे ना पड़ जाके कॉम्प्रिहेंशन और अपनी गैप फिलिंग पे ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है? सो स्टे कनेक्टेड, स्टे इन टच, and tomorrow also we'll have a class. Tomorrow we have a class on legal aptitude per se. ठीक है, किसी को कोई डाउट है पूछ सकता है? Sir, I have हाँ, some. yes. Sir, the 8 ex-Navy officers, so are they Indian citizens or not? Yes, they are active Indian citizens. Okay. And what if they were not? So like, could India, negotiate and stuff अगर इंडियन with सिटीजन्स Qatar? नहीं होते तो फिर इंडियन एम्बेसी या नहीं कोई भी क्यों ही एंटर करता इस डोमेन में? Like people of Indian origin but not Indian citizens.
in that case? उस पीपल पर्सन्स ऑफ पीआईओ अगर होते तो पीआईओ में इंडिया नहीं इंटरफेयर करता. Okay. Sure, thank you. And like I have another doubt that like preferential trade agreement was mentioned. So what does that mean? Preferential trade अच्छा, agreement. ये गुड क्वेश्चन, दैट्स अ गुड क्वेश्चन. देर आर टू टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट्स इकोनॉमी में. एक होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, एक होता है प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट. फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में आप कोई भी दो कंट्री ए और कंट्री बी आपस में जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती है, जो भी प्रोडक्ट्स, वो लार्जली टैक्स फ्री कर देती है. ना वो एक्सपोर्ट ड्यूटी लेंगे, ना कोई इंपोर्ट ड्यूटी लेगा, ना कस्टम्स लगेगा, कुछ भी नहीं. तो एक तरीके से कंट्री ए कंट्री बी का मार्केट हो जाता है और कंट्री बी कंट्री ए का मार्केट हो जाता है, जहाँ पे वो अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपैंड करने की कोशिश करते हैं, सेल्स को बढ़ाने की कोशिश करते हैं. जैसा कि आपको दिखाई देगा कि एशियान इकोनॉमीज़ जो हैं उनका चाइना के साथ लार्जली फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रखा है. इंडिया ने भी साउथ एशिया के साथ फ्री ट्रेड साफ्टा नाम का एग्रीमेंट कर रखा था सार्क के साथ, जहाँ पे नेपाल और भूटान से हमारा फ्री में ट्रेड होता है. दूसरा एग्रीमेंट होता है सॉफ्टर, होता है थोड़ा सा. फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में सब बिल्कुल भी टैक्स नहीं लगता, कुछ भी नहीं लगता, मतलब कि ये दर्शाता है कि बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है दोनों इकोनॉमीज़ को एक दूसरे पे. प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट वो होता है जहाँ पे कंट्री अपने सेलेक्टेड नीड के हिसाब से दूसरे कंट्री को ये बोलती है कि आपको हमसे ये रिक्वायरमेंट है, हमको आपसे सेकंड दूसरा आइटम का रिक्वायरमेंट है, इन पर्टिकुलर कमोडिटीज़ में टैक्स कम लगाएंगे. देर आर सर्टेन प्रेफरेंस लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स in which the host country, you can say the country of origin, is going to put very less tax for its export to country B. That is preferential trade agreement. So if preferential trade agreement continues for a very long time in you can say with proportionality and with trust and everything, then it gradually converts into a free trade agreement. So this is the basic difference. Sure, thank you. All right. Yes, Sir, Pushpa. daily क्या classes recorded. क्लासेस रिकॉर्डेड? अभी तो फिलहाल फॉर दिस पर्टिकुलर वीक द क्लासेस आर गोइंग टू गो ऑन यूट्यूब. आपको यूट्यूब पे मिलेगा. उसके बाद हर दिन का डेट के हिसाब से क्लास की टाइम जो जो रिकॉर्डेड सेशन रहता है उसमें डेट टली रहेगी. जैसे आज 18 है तो 18 दिसंबर लेक्चर 1, 18 दिसंबर लेक्चर 2 करके डला रहेगा. और आपको इसमें प्लेलिस्ट मिलेगी यूट्यूब पे, जिसमें आपकी ईमेल आईडी से सिर्फ आप ही देख सकते हैं. मतलब जो जो एनरोल्ड बच्चा है सिर्फ उसी को दिखाई देगा वो रिकॉर्डेड डेट के हिसाब से. Okay, thank you. ठीक है. सर जीके का डेप्थ कैसे मालूम कीजिए, कितना डेप्थ मतलब पढ़ना है, कितना मतलब गहराई में पढ़ना है? आपको क्योंकि सर पिछले साल मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इस साल जीके में आएगा, मतलब जीके सेक्शन में यौम किपुर वॉर के बारे में आएगा, बिकॉज बहुत डीप क्वेश्चन था वो. नहीं, बिल्कुल डीप नहीं था, पढ़ाया है मैंने तो. इट वॉज नॉट इन डेप्थ क्वेश्चन. आप अर्पित बिल्कुल टेंशन मत लो. यौम किपुर वॉर एग्जैक्टली आपको लगा कि ये टॉपिक पूछा है. इट्स लाइक 1948 के बाद 1956, 1967 और फिर 1993 एंड सॉरी 1987 एंड 1993 का ऑस्लो अकॉर्ड्स. तो इट स्टार्ट्स विद कैम्प डेविड अकॉर्ड्स, ऑस्लो अकॉर्ड्स, बाल्फोर डिक्लेरेशन ऑफ 1920, द डिसइंटीग्रेशन ऑफ ऑटोमन टर्की. क्लास में हमने डिस्कस किया है भी है और कोई ऐसा अनसर्टेन नहीं था. आप बस उतना ही अभी फ़िलहाल करते हुए चलो जितना, जैसे हमने आपको आज एडिटोरियल्स दे दिए हैं 4 एडिटोरियल्स, आप उसके बारे में रीड करिए. काशी तमिल संगमम और भूटान के बारे में पढ़ाया है, तो अब आप थोड़ा सा रिसर्च कर सकते हैं कि इंडिया भूटान के बीच में क्या रिलेशन है. चलो विकीपीडिया पे एक बार देख लेते हैं. अच्छा, काशी और तमिल में कल्चर लिंकेज क्या है, थोड़ा सा उसको दूसरी जगह से पढ़ लेते हैं. तो जो टॉपिक्स आपको दे रहे हैं, जो पीडीएफ आपको दे रहे हैं, या जो न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स हमने दिए, उससे रिलेटेड आप चीज़ों को गूगल करिए डेली बेसिस पे. फिलहाल दैट्स इट. आपको डीप डाइव नहीं करना है. अच्छा, तुम्हें ये भी लगा होगा कि यार ये जो इजराइल पैलेस्टीन के क्वेश्चन है ये अनएक्सपेक्टेड थे. ऐसा नहीं था बेटा. बहुत सारे एक्सप्लेन्ड और बहुत सारे एडिटोरियल्स और FAQ सब आ चुका है इजराइल पैलेस्टीन के इशू के ऊपर. फ्रॉम देयर ओनली वी हैव पिक्ड आउट द टॉपिक्स ना. तो दैट इज़ व्हाट आई बिलीव. करंट अफेयर्स को डेली बेसिस पे करना चाहिए और वही हम करेंगे. तो आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा. आई विल टेल यू किस चीज़ को कितना गहराई में देखना है, कैसे देखना है. ठीक है. ओके सर. इनफैक्ट क्लैट पॉसिबल के यूट्यूब चैनल पे 5 महीने पहले 10.5 मिनट का एक मैंने वीडियो डाला था इजराइल पैलेस्टीन के ऊपर, एंड सारा का सारा 5 क्वेश्चन आपका उसी वीडियो से सॉल्व हो सकता है 10.5 मिनट की. आई एम नॉट
trying to sell my content. I'm trying to tell you that important areas will be covered, exactly covered, and adequately covered, so you don't have to worry. Okay, sir. ठीक है? All right. So if students, if you are satisfied with the class and you want the continuation of the class, please proceed with the payment part as well. You know that the entire course fee is 40,000. If you pay it at once, it will be 35K. You will get an immediate discount of 5,000, or else you can avail the benefit of paying in parts. So you can pay that particular fee in 2 parts. But I would advise you rather to pay it at once and take the subscription along. There is no compulsion for this particular week itself. After Friday, it will be allowed only to enrolled students. ठीक है? उसी को रिकॉर्डिंग मिलेगी, उन्हीं को PDF मिलेगा फॉर 1 वीक. या यू कैन एक्सपेक्ट कि हम लोग जुड़े रहेंगे. अभी आप थोड़ा जुड़ने की कोशिश करिए, प्रोसेस को समझने की कोशिश करिए. कोई डाउट, कोई मन में संशय, कोई तकलीफ? No, sir. ठीक है, ठीक है. थैंक यू सो मच डियर. आई मिलते हैं फिर हम आपसे कल अगेन शाम को 7 बजे. Thank you, sir. Sure. Okay. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir. Good day. Bye, Good day. sir. Good day.